आज के शो में। कराची स्कूल खुलने के पहले ही रोज अफसोसनाक हादसा। निजी स्कूल की सीढ़ियों से गिरकर तालबा जाबाक, तहकीकाती कमेटी तश्कील। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के करप्शन फ्री पाकिस्तान के विजन पर अमल दरामद जारी। पीडब्ल्यूडी का अरबपति इंजीनियर नैब लाहौर के शिकंजे में। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज स्कूल खुलने का, तालीमी इदारे खुलने का पहला मरहला, पहला दिन, और आज पहले दिन हमने देखा कि कराची में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जब नवी जमात की तालबा निजी स्कूल में सीढ़ियों से गिरकर जाँ भाग हो गई। ये अंधोनाक साहनिया, ये अंधोनाक हादसा आज कराची के एक निजी स्कूल में पेश आया। और इस हादसे से जुड़े क्या हकायक हैं, ये आपके सामने बेनकाब करने से कबल इसके वालिद का एक बयान जो मंसूब किया गया, बताया गया, खबरों में आया कि वालिद ने कहा कि बच्ची जब स्कूल गई थी सुबह तो वो सेहतमंद थी, सुबह 7 बजे वो बिल्कुल खैरियत से थी, वो बिल्कुल ठीक थी। और दूसरा अहम बयान ये कि जब बच्ची अस्पताल पहुंची तो कहा गया कि बच्ची पहले ही जाँ भाग हो चुकी थी। इस वक्त निजी स्कूल का मालिक पुलिस की जेरे हिरासत है और इसके साथ साथ डीआईजी ऑफिस में कुछ देर कबल बच्ची के वालिदैन भी गए थे, स्कूल इंतजामिया भी गई थी। जो इनिशियल स्टेटमेंट्स आए थे इस बच्ची के वालिदैन के, उन इनिशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक बच्ची के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया की गफलत के ऊपर अहम तरीन सवालात उठाए थे। आपको याद दहानी कराएं, कराची में एक वाकया स्विमिंग पूल में डूबकर बच्चे के जाँ भाग होने का इससे कबल भी हो चुका है, लेकिन इस दफा ये निजी स्कूल की सीढ़ियों से गिरकर बच्ची का जाँ भाग होना और स्कूल खुलने के पहले दिन इस अफसोसनाक हादसे के ऊपर आज एक कमेटी भी तश्कील पा दी गई, जिसका आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं। इस कमेटी जिसका डीजी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी तरफ से कमेटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सईद गनी साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने नोटिस लिया, वाकई का एक कमेटी तश्कील पा गई है। लेकिन अंधोनाक सानिया हादसा जो आज हुआ है इस शहर में, कराची में, इस मासूम बच्चे के साथ, इसकी मजीद तफसीलात सुहेल शब्बीर हमारे नुमाइंदे जो पूरे इस इवेंट को कवर कर रहे थे, पूरे इस मामले को देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, ये फरमाइएगा, बच्ची जब अस्पताल पहुंची तो स्कूल इंतजामिया यानी वो साथ थे, वालिदैन को बरवक्त इत्तला मिल गई थी या नहीं मिली थी? सुहेल शब्बीर से हमारा राब्ता अभी हुआ नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि राब्ता इस पर दोबारा बहाल हो सके। आपके सामने हम जिक्र कर रहे हैं अरीबा का, जो मासूम बच्ची आज स्कूल में गिरकर जाँ भाग हुई। सुहेल शब्बीर साहब, ये फरमाइएगा, क्या ये बच्ची जब स्कूल से अस्पताल पहुंची तो इसके वालिदैन को बरवक्त इत्तला हो चुकी थी? वालिदैन का क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए, आज मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 6 महीने तक ये बच्ची कोरोना से लड़ती रही, अपने घर में रही, किसी की गैर ज़रूरी चीज़ों में ना निकली। आज जब ये अपने तालीम के हुसूल के लिए पहले ही दिन स्कूल आई तो इस अंधोनाक हादसे का शिकार हो गई। हमारी बात हुई है तफ्तीशी हुक्काम से, तो उन्होंने तमाम चीज़ों की जो है वो पहलुओं पर मुख्तलिफ जावियों से जो है वो नज़र डाली है। तो उसमें देखा गया है कि बच्ची सुबह 7 बजे अपने घर से रवाना हुई, 7:32 पर ये स्कूल पहुंची है, क्योंकि इसके घर से और स्कूल तक का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा दूर का नहीं है। और इसमें स्कूल के बच्चे भी आज क्योंकि कम थे, सिर्फ 3 बच्चे थे जो स्कूल की वैन में सवार होकर स्कूल पहुंचे थे। आज 7:50 के करीब बताया जाता है कि यह हादसा हुआ है। उसके बाद 8:02 पर स्कूल इंतज़ामिया जो है वो इसको बच्ची को यहाँ से स्कूल से लेकर फिदाई हॉस्पिटल, जो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 मिनट की ड्राइव पर मौजूद है, वहाँ लेकर पहुँचे हैं, जहाँ से उन्होंने जो है वो उन्हें किसी बड़े अस्पताल ले जाने का जो है वो मशवरा दिया। जब ये उसको निजी अस्पताल लेकर गए, उसके बाद अब्बासी शहीद अस्पताल लेकर गए, तो वहाँ इस बच्ची की मौत की तस्दीक कर दी गई। 12 मिनट तकरीबन बच्ची उस जगह पर पड़ी रही, उसको उठाकर अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। बच्ची के हवाले से जो हमारी तफ्तीशी हुक्काम से बात हुई है तो उनका कहना यह है कि ये फर्स्ट फ्लोर पर बच्ची जो है वो हादसे का सब शिकार हुई है, जिसमें से जिस सीढ़ी को ये अबूर कर रही थी उसके सिर्फ 6 स्टेप्स हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि 2 स्टेप्स वो चढ़ चुकी थी। तीसरे स्टेप्स पे जब वो चढ़ी तो उसके साथ पीछे जो है वो एकदम ये गिरी है और उसके पिछले हिस्से पर जो है वो चोट आई है। मजीद बताया जा रहा है कि बच्ची दिमागी तौर पर मुकम्मल तौर पर फिट थी और आज इस बच्ची का न सिर्फ इस स्कूल में पहला दिन था बल्कि इस कैंपस में भी पहला ही दिन था, क्योंकि ये 8वीं जमात की तालिब इल्म थी जब ये कोरोना
कोरोना से पहले जो है वो इससे दूसरे वाले कैंपस में पढ़ती थी। जब ये प्रमोट हुई है 9वीं जमात में तो ये वहाँ से इस वाली बिल्डिंग में जो है वो फिर आज आई है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में बेशतर बच्चे अक्सर जो है वो असेंबली, क्योंकि आज असेंबली नहीं हुई थी कोरोना की वजह से, तो असेंबली से पहले जो है वो स्कूल में चहलकदमी करते थे, तो उस वजह से ये बच्ची भी जो है वो नीचे आई थी और उसके बाद ये ऊपर जा रही थी कि इस हादसे का शिकार हुई है। ये वाकया हुआ है 7:32 पर। अस्पताल, जो फिदाई अस्पताल बच्ची पहुंची है, वो कितने बजे पहुंची है? देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक तफ्तीशी हुकाम बताते हैं 7:32 पर बच्ची स्कूल के अंदर दाखिल हुई है। तकरीबन 7:50 पर यह हादसा हुआ है। उसके बाद 8:02 पर जो है वो इन्होंने इस बच्ची को अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की है। 12 मिनट तक जो है वो बच्ची उसी स्पॉट पर पड़ी रही। उस दौरान स्कूल इंतज़ामिया ने इस बच्ची के अहले खाना को कॉल की, उनको बताया, और उन्होंने जब वहाँ से कॉल पर बोला कि आप अस्पताल लेकर पहुँचे और हम वहाँ से पहुँचते हैं, तो उसके बाद इस बच्ची को उस स्पॉट से उठाया गया है। बच्ची का खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले हिस्से में जो लगी चोट है वो इसके लिए जानलेवा साबित हुई है और वो गहरी चोट लगी, खून बह गया और 12 मिनट तक बच्ची उसी स्पॉट पर पड़ी रही, जिसकी वजह से जो है वो जो जिंदगी की बाजी हार गई है। 12 मिनट तक ये बच्ची वहां पड़ी रही। स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन को फोन करते रहे और अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं की। अब ये मुकदमा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है सोहेल, जो आप हम सुन रहे हैं इस वक्त, और जो बात सामने आई है कि 12 मिनट, पूरे 12 मिनट एक शख्स जिसके सर पर चोट लगी हो, उसके सर से खून बहता रहे और चोट भी गहरी लगी हो और वो सीढ़ियों से गिरी हो और मासूम बच्ची हो, यानी ये भी नहीं कि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो, 12 मिनट तक खून बहता रहे और स्कूल वाले इंतजार करते रहे, कोई इमरजेंसी इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। तो ये कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है? जेर हिरासत तो है ये आदमी जो इस वक्त मालिक है स्कूल का, कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है या होगा सोहेल? अभी बिल्कुल, देखिए, अभी इस हवाले से जो तमाम पहलू हैं उस पर नज़र डाली जा रही है। जो बच्ची के वालिदैन हैं वो जो है वो ख़ासे इस मामले में अभी सदमे का शिकार है, इस वजह से पुलिस भी उन पर ज़्यादा जोर नहीं डाल रही। लेकिन अभी तक जो उनके वालिदैन की तरफ से या उनके अहले खाना की तरफ से जो मौक़िफ़ आया है उसमें यही बात सामने आई है कि शायद वो इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कराने से जो है वो अभी गुरहेज़ कर रहे हैं। उनके मामू और जो दीगर रिश्तेदार हैं उन्होंने आपस में जो है वह मशवरा करने के लिए पुलिस से कुछ वक्त का टाइम मांगा है और कोशिश की जा रही है कि अगर इस मशवरे में तमाम चीज़ों पर ये नज़र डालने के बाद क्लियर हो जाए तो उस पर जो है वो मुकदमा दर्ज करने या ना करने के हवाले से जो है वो बात की जाएगी। ताहम पुलिस ने जो है वो अभी कोशिश ये की है कि इस मामले को हतमी जो है वो नतीजे तक पहुंचाने के लिए स्कूल के जो चेयरमैन हैं आसिफ, उनको हिरासत में लिया है और उनको जो है वो हिरासत में लेने के बाद कोशिश ये की जा रही है कि अगर उनके अहले खाना ने किसी सूरत भी मुकदमा दर्ज कराने की बात की तो आसिफ को जो है वो फौरी तौर पर उस मुकदमे में न सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि उससे मजीद तफ्तीश की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा मायने रखती है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ आ चुकी है। पुलिस अब कोशिश ये कर रही है कि इसकी तमाम पहलुओं से जो है वो नज़र डाल के इसको तमाम चीज़ों को जो है वो क्लियर किया जा सके। तफ्तीशी हुकाम से जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना यह है कि अगर इस बच्ची को वहाँ पर किसी ने खुदा ना खास्ता नहीं गिराया है और ये बच्ची खुद भी गिरी है तो देखना ये पड़ेगा कि उसके असबाब क्या हैं। अगर वहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं उसके साइड में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे वो टकरा कर गिर जाए या फिर कोई ऐसी टाइल ना हो जिसकी वजह से उसको स्लिप होने का खतरा हो, अगर ये भी चीज़ सामने आ गई तो उसके ऊपर भी जो है वो मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि ये कत्ले सबब ये गफलत के ज़ुमरे में आता है और गफलत की वजह से जो है वो बच्ची जो है वो जाबार हुई है। तो अभी जो है वो तमाम चीज़ों पर नज़र डाली जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये बच्ची मुकम्मल तौर पर फिट थी। इसके तमाम जो प्रीवियस तमाम रिकॉर्ड देखा गया है, उसके रिजल्ट देखे गए हैं, उसमें 80% तक जो है वो इसने मार्क्स हासिल किए हैं। तो बताया जा रहा है कि जो स्कूल वैन का ड्राइवर था वो भी बता रहा है कि बच्ची मुकम्मल तौर पर फिटफाट घर पहुंची है, स्कूल पहुंची है। तो इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बच्ची खुदा ना खास्ता किसी भी तरह दिमागी तौर पे कमजोर नहीं। बड़ी अहम बात है और ये गफलत है आप जिस तरह बता रहे हैं। और ये और पर दो अहम सवालात, एक तो टाइल सीढ़ियां, उसके बाद सब में बड़ी गफलत जो है कि 12 मिनट तक वो बच्ची वहां पड़ी रही, उसका खून रसता रहा, खून बहता रहा, उसके जख्म, उसकी चोट से, लेकिन उसको अस्पताल नहीं लेके जाया गया। और जब लेके भी जाया गया तो उस वक्त 15 मिनट हो चुके थे, उसके बाद अस्पताल पहुंची। ये अंधोनाक इस वक्त सानिया है। एक और अफसोसनाक वाकया आज स्कूल खुलने के पहले दिन ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये कमेटी जो तश्कील पाई है ये इस मामले को मंतकी अंजाम तक और आइंदा ऐसे वाकयात न हो, इसकी रोकथाम के लिए
आइंदा ऐसे वाकयात ना हो ऐसी मासूम बच्चों के साथ या किसी बच्चे के साथ, इसको रोकने की नहीं कोशिश करेगी। इस ब्रेक के बाद आज एक और बड़ी गिरफ्तारी नैब ने की है। ये बड़ी गिरफ्तारी एक छोटे इंजीनियर की हुई है, लेकिन उसके पास क्या क्या निकला है आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक करने जा रहे हैं। बेनकाब आज भी नैब लाहौर की तरफ से एक अहम तरीन गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी अगर कहा जाए तो गिरफ्तारी इतनी उसके ओहदे के हिसाब से तो बड़ी नहीं थी, लेकिन एक बार फिर हमने देखा जायदादों की भरमार, बैंक बैलेंस, फिश फार्म, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ये सारी तस्वीर जो अब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये एक साबिक इंजीनियर की हैं जो कि पीडब्ल्यूडी से एसोसिएटेड था। मोहम्मद रमजान नामी ये इंजीनियर जो कि एसोसिएटेड था पीडब्ल्यूडी से, इसको आज नैब लाहौर ने किया गिरफ्तार। इस अहम तरीन गिरफ्तारी के बारे में बताएं तो करोड़ रुपए की जायदादें और बैंक बैलेंस इसके हामिल के पीडब्ल्यूडी के साबिक इंजीनियर मोहम्मद रमजान को, जिसको आज गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मोहम्मद रमजान को मुबैना गैर कानूनी तौर पर दौरान सर्विस 20 करोड़ से जायद मालियत की जायदादें बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। 200 मिलियन रुपए की जायदादें। मुलजिम के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात की शिकायत पर नैब लाहौर में गुज़श्ता साल इंक्वायरी का आगाज हुआ था। दौरान इंक्वायरी मुलजिम और अहले खाना के नाम मौजूद असासाजात की तफसीलात इकट्ठी की गई तो हैरान कुन इंकशाफात का सिलसिला शुरू हुआ। दौरान तहकीकात मुलजिम के नाम लाहौर, झंग, मुल्तान और दीगर अजला में 50 से जायद प्रॉपर्टीज और गाड़ियां होने का इंकशाफ हुआ, जो बेनामी भी थी और इसके अपने नाम भी थी। मुलजिम दौरान सर्विस बदउनवानी मुलव्वस होने की वजह से 6 मरतबा मुअत्तल भी हुआ, अगरचे बादअज़ा बहाल होता रहा। मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद के हुसूल पर साबिक सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर मोहम्मद रिजवान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुलजिम पर लगाए गए इल्जामात के हवाले से इसे सफाई और ज़राए आमदन की फराहमी का भरपूर, यानी मनी ट्रेल फराहम करने का भरपूर मौका फराहम किया गया, ताहम मुलजिम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। आज आप ये देख रहे हैं जो एसेट्स की तफसीलात आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देखेंगे कि एक फिश फार्म है, आप ये भी देखेंगे साथ साथ कि इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बंगले हैं। जिस तरह बताया गया कि 20 करोड़ 50 प्रॉपर्टीज हैं। 20 करोड़ पे जायद की इस वक्त असासाजात का केस है, ये गैर कानूनी तौर पे जो बनाए गए हैं। एक साबिक सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का, ये तमाम उसके घर, ये उसकी रिहाइश, उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज, फिश फार्म, एक सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर ये सब कैसे अफोर्ड कर सकता है। मैं जब ये सब कुछ देखता हूं तो मुझे आज ही चेयरमैन नैब की कही बात सामने आ जाती है। वो जब कहते हैं कि इस मुल्क में कोई करप्शन नहीं करता, करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन होती है। ये एक मामूली इंजीनियर जो है, एक इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर बैठ के जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बना रहा है, तो वो सही कह रहे हैं चेयरमैन नैब। क्या कह रहे थे आज अपनी तकरीर में चेयरमैन नैब ने क्या कहा है, लेट्स हियर दिस। केसेस का इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द फैसला होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और पाकिस्तान के अवाम भी देखेंगे कि जो केस भी बना है वो मेरिट पे बना है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग है तो वो करोड़ों की है, अरबों की है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि किसी ने धेले की करप्शन नहीं की। करप्शन का रेशो तो करोड़ों और अरबों में है, उससे कम नहीं। ये पाकिस्तान इस वक्त जो ग्रे लिस्ट में है, ये किस वजह से? ये हमारे मेहरबानों की मेहरबानियों का नतीजा है कि हम आज ग्रे लिस्ट में हैं, और हम इस बात को तगदाव कर रहे हैं कि जी हम किसी न किसी तरीके से ग्रे लिस्ट से हमें बाहर निकाला जाए। तफसीलात आपने देखी, आपने चेयरमैन नैब का बयान सुना। उन्होंने कहा कि किस तरह इस मुल्क में धेले की करप्शन नहीं, करोड़ों अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसा बनाया गया है। ये तफसीलात जो आप देख रहे हैं होश रुपए हैं। पिछले हफ्ते नैब लाहौर ने एक और गिरफ्तारी की थी, जहां 33 करोड़ रुपए कैश और प्राइस बॉन्ड्स बरामद हुए थे 16 ग्रेड के एक साबिक अफसर के घर से। और उसके बाद आज ये अहम तरीन गिरफ्तारी एक और हुई है, जब साबिक सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बरामद हुई हैं। फिश फार्म, जिसको आप तफसीलन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। फिर चेयरमैन नैब के आज का बयान भी कि नैब की कारकर्दगी पे तनकीद होती है, वो बात ही बजाय, क्योंकि तनकीद तो होगी, क्योंकि यहाँ पर इस पर दुम पर पांव रखा जा रहा है करप्ट अनासर के। अल्ताफ भवानी साहब साबिक डीजी नैब कराची प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। भवानी साहब, यकदम इजाफा है, मतलब हमने देखा है एक हफ्ते में ये 2 सरकारी अफसरान साबिक और छोटी पोस्टों के 16, 15, 17 ग्रेड के, जिनके खिलाफ एक क्रैकडाउन सा लॉन्च हुआ है, इस पर गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई हैं। क्यों है ये स्पाइक? ये देखिए स्पाइक नहीं है, बेसिकली होता ये है कि नैब में एक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है।
और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है इट्स टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। तो इनके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा करना, इनकी जो जायदादें हैं उनके सबूत इकट्ठा करना एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो जिस वक्त ये हमारे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास होते हैं और उनमें इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन से आगे रेफरेंसेस की मंजूरियाँ दी जाती हैं, तो उस दौरान जो है ये चीज़ें मैच्योर होना शुरू होती हैं। और आप देखते हैं कि फिर जनाब के हर प्रोविंस में जो है वो कोई ना कोई इस तरह के गिरफ्तारियां हो रही हैं या इस तरह के केसेस जो हैं वो डिस्कवर हो रहे हैं और उनको फिर पब्लिक किया जाता है। तो ये लोग समझते हैं कि एकदम नैब दोबारा जाग गई है। ये बेसिकली दोबारा जागने का मसला नहीं है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है और जब ये कल्बिनेशन होती है उस इन्वेस्टिगेशन की तो उस वक्त जाकर जो है वो इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है और इनकी ये सारी चीज़ें मंजर आम पे लाई जाती हैं। सही बात है। लेकिन ये जो अब जो गिरफ्तारी हुई है, मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कि 6 बार आदमी मुअत्तल होता है अपनी सर्विस से। ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो होता है एक मैकेनिज्म एक डिपार्टमेंट का, एक आदमी 6 बार मुअत्तल होता है ऑन करप्शन एलिगेशंस, फिर बहाल होता है, फिर नौकरी पे आ जाता है। देखिए सफियान साहब, ये मसला यही है कि हमारे यहाँ कोई इंटरनल मैकेनिज्म अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है ही नहीं। इन तमाम इदारों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो लॉ इतना वीक है कि वो बंदा जो करप्शन में मुअत्तल होता है वो फिर आगे लोगों के जो है वो जेबें भर कर वो दोबारा बहाल हो जाता है, या जो सिस्टम है वो इतना वीक है कि वो उसको एक प्रॉपर लॉजिकल कंक्लूजन तक वो उस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को नहीं पहुंचा पाता जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। तो वो जब क्रिमिनल लॉ की तरफ जब हम आते हैं, जो नैब का लॉ है उसके तहत जब हम आते हैं, तो फिर जो है वो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू होती हैं और पता चलता है कि जनाब उन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 16 ग्रेड या 17 ग्रेड या 18 ग्रेड के अफसरान ने जो है वो क्या जायदादें इकट्ठी की हैं और किस तरह से उन्होंने जो है वो लोगों को लूटा है और इस मुल्क को और इस मुल्क के ख़जाने को लूटा है। लेकिन अब ये जो गिरफ्तारी हुई है, इससे कबल भी जो हुई है, हम आप खुद भी डीजी रहे, इस ऐसी गिरफ्तारी जो 16-17 ग्रेड है ये डीजी खुद कर सकते हैं, इसमें चेयरमैन नैब की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है। अब जो है वो 17 ग्रेड से अबव जो है वो चेयरमैन की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तमाम जो सरकारी अफसरान हैं उनके लिए 17 एंड अबव जो है वो चेयरमैन की अप्रूवल की जरूरत है। और ये जो हम देख रहे हैं फिश फार्म, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, XYZ जो भी जैसी की भी हैं, जैसे ये है, ये इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग। नहीं, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग, बट दिस विल बी रिकवर्ड और ये सेल आउट करके आप कौमी खजाने में जमा कराएंगे किस तरह से? जी बिल्कुल, ये जिस वक्त जो है ये केस रेफरेंस में जाएगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से, जब अगर उनको कन्विक्शन हो जाती है एंड देन वंस वी आर क्लियर विद द सुपीरियर कोर्ट्स अपील सिस्टम, तो उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाकायदा एज पर लॉ जो है वो डिस्पोजल होती हैं उनकी और उसके जो प्रोसीड्स हैं वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कराई जाती है। तो ये 50 प्रॉपर्टीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, लेकिन आप कह रहे हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये? जी बिल्कुल, आप मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि ये 2 सिर्फ इंजीनियर्स हैं ऐसे जो है वो सिंध में और पंजाब में और इवन बलूचिस्तान के PK में बेशुमार ऐसे अफसरान हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने जो है वो गवर्नमेंट के बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं उनको करप्शन में हज़म किया है। और यही वजह है कि आपको ऑन ग्राउंड जो है कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती और आवाम जो है वो बुरी तरह से मुतासिर है इस नॉन डेवलपमेंट से और नो प्रोग्रेस से। जब नैब घर पे जाती है एक इंजीनियर के, इस इंजीनियर से पहले जो उस पर गिरफ्तारी हुई थी 16 ग्रेड के अफसर की जो एक्साइज में ऑफिसर था, तो घर पे जाके गिरफ्तार किया तो पता चलता है कि अलमारी में दराजों में इस वक्त पैसे भरे हुए होते हैं और 33 करोड़ रुपए भरे होते हैं, 33 करोड़ रुपए भरे होते हैं। और ये 5 प्रॉपर्टीज, ये 50 प्रॉपर्टीज, या 5 की आप फोटो देख रहे हैं, भवानी साहब कह रहे हैं इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इस ब्रेक के बाद आज चेयरमैन नैब की तकरीर से कुछ और अहम सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहेगा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने हैरान कुन इंकशाफात। आज एक और बड़ी गिरफ्तारी नैब लाहौर की तरफ से एक सब इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया, सुपर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया, वो भी साबिक, और इसके पास से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज और उनकी तफसीलात, उनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिश फार्म, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ये सारी तफसीलात जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोहम्मद रमजान नामी साबिक सुपर इंजीनियर को इस वक्त PWD के गिरफ्तार किया गया। ये खुद फ्रंटमैन है किसी का, या किसी का हो सकता है या इसके फ्रंटमैन होंगे। जो साबका हमने आपको स्टोरी बताई थी 33 करोड़ रुपए की, उसके बारे में कहा गया था कि मुबैना तौर पे किसी सियासी शख्सियत का फ्रंटमैन भी हो सकता है। या आखिरकार एक 16-17 ग्रेड का अफसर कितने पैसे बना लेता है सर्विस में आके,
सारे नहीं, ये कुछ ऐसे जो बदनुमान अनासर है, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन नैब आगे किस तरह बढ़ती है ऐसे केसेस में? आज चेयरमैन नैब ने कुछ हवाला कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम का। ये कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम क्या है और ये केसेस इस तरह के ऐसे आते हैं उसको किस तरह नैब टैकल करेगा आगे, ये सवाल पूछने से पहले आपको सुनाते हैं कि चेयरमैन नैब ने इस बारे में क्या कहा था। कई इकदाम हमने उठाए जिसमें तफ्तीश का नया निज़ाम भी शामिल है। पहले सिर्फ आईओ साहब जिम्मेदार होते थे, अब हम ये जिम्मेदारी जो है वो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम पे डाली है, जिसमें आईओ साहब के साथ केस ऑफिसर, मुतलका एडिशनल डायरेक्टर या डायरेक्टर साहब, उसके अलावा साथ प्रोसिक्यूशन ब्रांच से एक साथ स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हमतन वक्त इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ अटैच रहेंगे। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके अलावा जिस इदारे से तजुर्बाकार किसी भी शख्स की ज़रूरत हो उसकी खदमात से इस्तिफ़ादा करना। और CIT का बुनियादी मकसद ये था कि इज्तिमाई दानिश से इस्तिफ़ादा किया जाए। एक अकेला आदमी इतना भी लायक और काबिल ना हो, एक अकेला एक ही होता है और दो हमेशा 11 के बराबर होते हैं। इसलिए आप ये जिम्मेदारी शिफ्ट कर दी है। तो सुनने से तो लगता है अल्ताफ वानी साहब के एक प्रॉपर सिस्टम बन गया है इस पर, और ये प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के बाद ये हम तक पहुंचता है और ये मामला सामने आ जाता है। अब इसका मतलब तो ये कि ये केस कन्विक्शन रेशियो है उसकी बेहतरी मजीद करामत साबित होगा। इतनी बड़ी टीम बैठे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल्स, लीगल एक्सपर्ट्स। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नैब में ये जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम का जो कॉन्सेप्ट है वो माशाल्लाह बड़ा इन है, और इसमें होता यही है कि इसमें जो है वो एक आईओ अकेला नहीं होता काम करने के लिए, उसके साथ जो है वो पूरी टीम होती है जिसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी होते हैं, जिसमें और टेक्निकल लोग भी होते हैं अगर उनकी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर ऑयल एंड गैस का अगर कोई केस है तो ऑयल एंड गैस जो है उसका कोई एक्सपर्ट होगा, अगर लैंड रिलेटेड केस है तो लैंड एक्सपर्ट जो है वो उस टीम में शामिल होगा। तो ये जो रिलेवेंट लोग होते हैं वो अपना रिलेवेंट एरिया की एक्सपर्टीज़ के साथ उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और उस तरह से केस जो है वो बिल्डअप होता है। और ये सक्सेस है नैब की कि नैब जो है वो अपना जो उनका मॉनिटरिंग सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। डिफरेंट लेवल पे जो मॉनिटरिंग होती है वो उसकी वजह से जो है वो केस हमारा लेफ़्ट राइट नहीं होता और सही सिम्त में चलता है, और उसकी सिम्त जो है वो हमेशा सीनियर लोग जो है जब प्रेजेंटेशंस होती हैं तो उसको दुरुस्त करते हैं और फाइनली जो है एक अच्छा रिज़ल्ट लेकर आती है वो टीम जो है। लेकिन इतने सारे केसेस बन जाते हैं, इतनी सारी टीम्स हैं जी, ये इशू है कि चूँकि करप्शन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास जो है वो मैन पावर की कमी पड़ जाती है। जो मिसाल के तौर पर कराची में की अगर मैं मिसाल दूं तो कराची में एक आईओ के पास जो है वो 8-8, 10-10 केसेस हैं विच इज़ वेरी हैवी बर्डन, और उनको फिर कोर्ट के अंदर भी जो है वो अपीयर होना पड़ता है। तो उस वजह से जो हमारा इन्वेस्टिगेशन साइड है वो हैवीली बर्डन है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है उन पर ज़िम्मेदारियाँ हैं, और इसी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो केसेस की जो प्रोग्रेस है वो स्लो भी हो जाती है। सही। अच्छा, ये जो हम आपको अभी प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जो आज एक गिरफ्तारी मिसाल के तौर पे एक कुछ दिन कबल 33 करोड़ रुपये की गिरफ्तारी थी, ये पैसा कहाँ जाएगा, ये भी मेरे जहन में सवाल है इस वक्त, और मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन चेयरमैन नैब ने भी रिकवरी और परफॉर्मेंस पे कुछ आज बातें की हैं, कुछ सवाल के साथ उठाया है। तो परफॉर्मेंस एंड रिकवरी पे चेयरमैन नैब ने क्या कहा है, पहले ये सवाल उठाते हैं, फिर हम कि ये जो प्रॉपर्टीज आज हम देख रहे हैं ये बिकेंगी, क्या होगा और किस तरह नैब से फिर कौमी खजाने तक पहुंचेंगी, ये देखें पहले। पेशेंट हियरिंग सबको दी, सब्र और तहम्मुल से उनको सुना। जब आप किसी को सब्र और तहम्मुल से सुनते हैं, ये मैं नैब के अफसरान से और DG साहबान से गुजारिश कर रहा हूँ, तो आप यकीन करें कि अपना दुख सुनाने वाला, अपना दर्द बताने वाला आधा 50% तकरीबन वो मुतमईन होकर जाता है कि नैब की जो कामयाबियाँ हैं इसमें PM से लेकर नायब कासी से लेकर चेयरमैन बराबर के शरीक हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बेगुनाह है और उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है या उसके खिलाफ रेफरेंस तैयार किया गया है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि चेयरमैन के समेत नैब के जितने भी अहलकारान हैं, क्या हमने एक रोज़ खुदा को जवाब नहीं देना? सिर्फ मैं 2 साल अगर सामने रखूँ तो 364 अरब रुपए की रिकवरी, ये 364 अरब रुपए की रिकवरी, ये रिकवरी कोई मजाक नहीं है। नैब अगर नाकाम इदारा होता तो आप मुझे बताएं कि ये 364 अरब रुपए कहाँ से रिकवर होते?
364 अरब कहाँ से रिकवर हुए? अभी जैसे हम पीडब्ल्यूडी के साबिक इंजीनियर के आपको दिखा रहे हैं फुटेजेस, घर की फिश फार्म की प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, फिर ये बिकेंगी सारी, अब ये क्या होगा? ये बिक के फिर 364 अरब जैसे 2 साल में हुई है चेयरमैन नैब? देखिए, मैं आपको इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो मैंने आपसे पहले बताया था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ वाला इशू है ये थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉन होता है, लेकिन मैं आपको मिसाल दूं, ये जैसे फेक अकाउंट केसेस हैं जो भी चल रहे हैं पिंडी में, जिसमें पिंडी नैब ने जो है वो 40 रेफरेंसेस जो है वो दाखिल किए हैं और उनमें अभी तक जो है 21 बिलियन रुपीस की रिकवरी हो गई है। यानी ये मैं बात कर रहा हूँ कैश रिकवरीज़ की और प्रॉपर्टीज़ की शक्ल में जो ज़मीनें इन्होंने जो वागुजार कराई हैं वो किस बिलियन रुपए की ज़मीनें और कैश प्रॉपर्टीज़ इन्होंने कलेक्ट किया है और वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के ख़जाने में गया है। तो इस तरह से जो है वो 2 तरीके से हमारे यहाँ जो है वो रिकवरी होती है। एक तो ये जो प्ली बार्गेन के तहत जो पैसे आते हैं, जो कैश आते हैं और वो सीधे गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जाते हैं, और दूसरा जो है जब एक दफ़ा केस हम रेफरेंस डाल देते हैं, कन्विक्शन हो जाती है और फिर उसके बाद जो स्टेजेस हैं सुपीरियर कोर्ट के, अगर वो मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद जो जायदाद या जो कैश या जो भी प्रॉपर्टी मिलती है वो जो प्रॉपर प्रोसीजर है लीगल, उसके तहत उसको डिस्पोजल किया जाता है और उससे जो प्रोसीड्स आती हैं वो गवर्नमेंट के ख़जाने में चली जाती है। तो ये 364 अरब की दीज आर डायरेक्ट रिकवरीज? इसमें डायरेक्ट भी होंगी और इनडायरेक्ट रिकवरीज भी होंगी। इनडायरेक्ट रिकवरी क्या होगी? इनडायरेक्ट रिकवरी तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, लेकिन एक जो इनडायरेक्ट रिकवरी है जो इस 364 बिलियन में भी शामिल नहीं है, वो है उसका डिटरेंस इफेक्ट, कि जिसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट की जो एक्सचेकर है उसको बेनिफिट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमने एक केस किया था सुपर हाईवे पे कराची का 720 एकड़्स का, दैट वाज फेक एंट्रीज़। उसकी वजह से जो है वो जो डीसी जामशोरो है उसने कोई 10,000 एकड़ ज़मीन जो थी वो रिकवर करी और उसका जो बाकायदा नोटिफिकेशन इशू हुआ कि ये सारी की सारी जो लोगों ने जो कर लिया था उसको उन्होंने फेक करार दिया और वो सारी ज़मीन जो है वो रिकवर होकर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास आई। तो ये वो जैसे है रिकवरी जो हम लोग उसको काउंट भी नहीं करते हैं। इसी तरह से आपने बीटीके का जो केस है उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने इन पे जो है 600 बिलियन की जो लगाई पेनल्टी ओवर ए पीरियड ऑफ 7 years, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द नैब। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्ट रिकवरीज में आती हैं और अगर वो हम गिनने जाएं तो मेरा ख्याल बहुत स्टैगरिंग अमाउंट आ जाता है। ये सवाल ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नैब कोविड का दिन थे, कोरोना था, फिर उसके बाद हमने देखा कि ऑर्डिनेंस भी आया था एक, उसकी वजह से भी ये जो मैंने आपसे सवाल पहले पूछा था, ये जो रिसेंट जो हम देख रहे हैं स्पाइक है, तो ये जो बहुत से पेंडिंग काम रुके हुए थे अब हैं इस पर, तो और हम ये देखेंगे कि पूरे मुल्क में होगा यकसा ये बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल आप देखेंगे कराची में जी, कराची में भी होगा, सखर में भी होगा और दूसरे जो है वो नैब जो हैं उनमें भी ये चीज़ें चलेंगी, क्योंकि ये काम पिछले दिनों से कुछ रुके हुए थे कोविड की वजह से और या जो है वो उस लॉ की वजह से। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो मज़ीद जो है वो स्पीड अप होंगी और एक्सपीडाइट होंगी। सही। और मैं क्योंकि इसी नोट पे, क्योंकि एक सरकारी अफसर नहीं है, ऐसे कई बदउनवान अनासर हैं जिनको हम बेनकाब में रोज़ बेनकाब करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन नैब विल टेक एक्शन। चेयरमैन नैब जिस तरह कह रहे हैं जी, उनका अज़म है और एक विजन है करप्शन फ्री पाकिस्तान। लास्टली चेयरमैन नैब के आने से कितना फ़र्क पड़ा ये जो मौजूदा चेयरमैन? जी बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि एक तो आप देखें कि जो नैब का कन्विक्शन रेट है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त एग्जाम्पलरी कन्विक्शन रेट है जी। मैंने लास्ट ईयर जब हमने एक किया था एक जर्नल सा सर्वे कि जो एंटी करप्शन बॉडीज़ हैं प्रोविंसेस में, उनका नैब का और एफआईए का और पुलिस का जो कन्विक्शन रेट है उस हिसाब से नैब इज़ बिटवीन 65 to 70%। इतना हाई जो है वो कन्विक्शन रेट है नैब का। तो ये बेसिकली इसी वजह से है कि नैब का जो सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना वेल प्लेस्ड है कि उसमें जो है मुख्तलिफ स्टेजेस पर वो उन केसेस को कंसिडर किया जाता है, डिस्कस किया जाता है और कोशिश इम्प्रूव किया जाता है ताकि एक अच्छा गुड केस जो है वो कोर्ट के अंदर ले जाए। बहुत शुक्रिया बानी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक के बाद कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को। आपके सामने हैरान कुन इंकशाफात, गिरफ्तारी, फिर एक बच्ची जिस तरह जावा कोई स्कूल में, ये सब कुछ दिखाया। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज का प्रोग्राम कंक्लूड करते हुए आपके सामने ये सवाल जरूर रखेंगे कि चाहे वो बच्ची की हलाकत हो जो कि मुबैना तौर पर स्कूल की गफलत की वजह से हुई, उसके खिलाफ एक्शन हो, कमेटी बनाई गई है, या फिर नैब के वो इंपॉर्टेंट केसेस हो जिनके कंक्लूजन की तरफ पूरी कौम की नजर है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ होगा, हम उम्मीद रखते हैं कि बैलेंस भी होगा, इंसाफ भी होगा, और ये मामलात मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे जरूर। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।